नमस्कार दोस्तों, मैं सालिग्राम आप सभी का प्रज्वलम एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रज्वलम में इतिहास पढ़ाता हूं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इस समय यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सीजीएल सहित आरओ एआरओ एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बैचेज चल रहे हैं। इसमें मैं आपको आधुनिक भारत इस समय पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आधुनिक भारत किसी भी परीक्षा के लिए, जो भारतीय इतिहास का हमारा खंड है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यदि हम तुलना करें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत की, तो आप पाएंगे कि अधिकतर प्रश्न आधुनिक भारत से, उसके बाद प्राचीन इतिहास से, फिर मध्यकालीन इतिहास से किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की परंपरा रही है। तो अभी हमने हमारे संस्थान में आधुनिक भारत से शुरुआत किया है और हम इस समय 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय से संबंधित विषय को, टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय, यह विषय हमारे संस्थान में इस समय चल रहा है और आज हम लोग इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास को, पाठ्यक्रम को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से, इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 ईस्वी से लेकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक माना जाता है। और आजकल हम लोग आधुनिक भारत को प्लासी के युद्ध से 1947 ईस्वी तक के इतिहास के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय और उसमें बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि द ग्रेट मुगल एम्पायर, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने की थी, यानी कि मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक बाबर था। उसके बाद एक कई महत्वपूर्ण बादशाहों ने भारत पर शासन किया, मुगल सम्राटों ने शासन किया, जिसमें आप जानते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये एक के बाद एक शक्तिशाली बादशाह हुए जिन्होंने संपूर्ण मुगल साम्राज्य, जिसे तलवार के दम पर जीता गया था, उस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगता है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन जो मुगल सम्राट थे, उनका पूरा साम्राज्य तितर बितर होने लगता है। इसी नाजुक परिस्थिति का लाभ उठाकर कई मुगल सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र स्थिति की घोषणा कर दी, जिसमें आप पाएंगे कि 1717 ईस्वी में जब मुगल सम्राट फर्रुखशियर भारत पर शासन कर रहा था, उस समय मुर्शिद कुली खान, जो किसी समय मुर्शिदाबाद का फौजदार और बंगाल का दीवान हुआ करता था, उसने अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। इसी प्रकार सआदत खान ने 1722 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों का बहुत ही वफादार एक सेनापति, जिसे आप निजामुल मुल्क या फिर चिंगलिज खां के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार कर्नाटक के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने 1722 में की। मैसूर के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया 18वीं सदी में। तो ये कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बंगाल की, मुर्शिद कुली खां और बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य की, जहां से हम लोग आधुनिक भारत का टॉपिक, आज हमारा यूनिट 3 चल रहा है, इसमें आप पाएंगे कि 1608 ईस्वी में जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, तब से लेकर 1757 तक का वक्त लग गया अंग्रेजों को बंगाल पर पूरी तरीके से अपने पैर जमाने में। आप सभी को पता है कि तत्कालीन जो बंगाल है वो एक बहुत ही बृहद और विस्तृत प्रांत हुआ करता था। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलरली बंगाल की बात करते हैं। बंगाल जो है बहुत ही विस्तृत प्रांत हुआ करता था। तत्कालीन बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और संपूर्ण बांग्लादेश सम्मिलित था। यानी कि आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा को संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता था। और ये जो साम्राज्य था, इतना बड़ा जो ये जो राज्य था, ये दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए शासकों के लिए आय का सर्व प्रमुख जरिया हुआ करता था। खजाने पर जितना भी पैसा आता था, उसका एक बड़ा हिस्सा बंगाल से आया करता था। तो ये न केवल भारत के सम्राट दिल्ली के शासकों के लिए, अपितु
भारत आई यूरोपीय शक्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। अंग्रेजों की भी यही लालसा थी कि कैसे भी करके जल्दी से बंगाल पर यदि हम कब्जा कर लेते हैं तो हमें ब्रिटेन से पैसा लाकर भारत से माल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत के ही पैसे से भारत का कच्चा माल खरीदकर हम भारत में ही व्यवसाय कर सकेंगे। इस दोहरे लाभ का जो लालसा था अंग्रेजों के अंदर, उसने उन्हें बंगाल पर अपना कब्जा जमाने के लिए प्रेरित किया। बंगाल का प्रांत बहुत ही समृद्ध प्रांत हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने 1717 ईस्वी में कर दी थी। ये जो मुर्शिद कुली खां है, इसे 1700 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब ने बंगाल का नायब और मुर्शिदाबाद का फौजदार नियुक्त किया था। तभी से इन्होंने बंगाल में अपने पैर जमाने शुरू किए। और जब इन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो उस परिस्थिति का लाभ कहीं ना कहीं मुर्शिद कुली खां को मिला और इन्होंने 1717 ईस्वी में अपने एक स्वतंत्र बंगाली राज्य की स्थापना की। बंगाल के स्वतंत्र शासक के बन बैठे। हालांकि अपने सम्राट से इन्होंने कभी भी अलग होने का ऐलान नहीं करवाया, लेकिन इनका जो कार्य व्यवहार रहा वो एक स्वतंत्र शासक की भांति रहा। 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक शासक की भांति कार्य किया। उसके बाद 1727 में इनका देहांत हो जाता है और बंगाल का अगला नवाब बनता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद बंगाल के अगले नवाब बनते हैं सरफराज खां। अगर हम मुर्शिद कुली खां के कुछ प्रमुख कार्यों की बात करें तो सबसे प्रमुख कार्य अगर इनकी कहें तो इन्होंने बंगाल के भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए, ये जो इजारेदारी भूमि बंदोबस्त की बात हम कर रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस बंगाल के नवाब ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो वो मुर्शिद कुली खान थे। और ढाका, जो कि तत्कालीन बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, वहां से इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया और ढाका से मुर्शिद कुली खान राजधानी लेकर चले गए मुर्शिदाबाद। ये सब कार्य इन्होंने किया। उसके बाद शुजाउद्दीन गद्दी पर आए। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान बंगाल के नवाब बने। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अलीवर्दी खान, जो कि एक योग्यतम शासक थे, जिन्होंने 1756 ईस्वी तक शासन किया बंगाल पर। अलीवर्दी खान के लिए एक कथन पूछा जाता है कि अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता कहा था। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खान ने बहुत ही योग्यता पूर्वक बंगाल का शासन किया और बंगाल को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। 1756 ईस्वी में इनका देहांत होता है और इनके पुत्र नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एक योग्य शासक थे, योग्य पिता के योग्य शासक थे, लेकिन उनके शासन पर, उनके गद्दी पर आसीन होने से कुछ लोग नाखुश थे, जिसमें उनके सेनापति मीर जाफर, उनकी मौसी घसीटी बेगम, ये इनका आंतरिक कलह था, जो गद्दी पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और किसी भी प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अवध बंगाल की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। तो और तत्कालीन समय में अंग्रेजों की भी लालसा है कि बंगाल पर हम आधिपत्य अपना किसी तरीके से अपना कब्जा जमाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो 1757 का जो समय है, इस समय काल में भारत में दो प्रमुख यूरोपीय शक्तियां आपसी प्रतिद्वंद में लगी हुई हैं। वो है फ्रांसीसी शक्ति और अंग्रेजी शक्ति, और एक शक्ति और है डचों की शक्ति। ये तीन प्रमुख शक्तियां हैं जो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती हैं। आगे इन सब में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे अंग्रेज और इन सभी को पराजित करके भारत में शासन सत्ता ये स्थापित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1757 में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को कूटनीति पूर्वक अंग्रेज सेनापति कर्नल क्लाइव मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाते हैं और इधर नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। प्लासी का लड़ाई आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध, परीक्षा में पूछा गया युद्ध है प्लासी का युद्ध, ठीक है। ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये एक निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध ने कहीं ना कहीं बंगाल में अंग्रेजों के पांव जमा दिए। अंग्रेजों ने कूटनीति पूर्वक मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिया और अन्य सेनापतियों जैसे कि राय दुर्लभ और बंगाल के वरिष्ठ लोगों को अपने तरफ मिला लिया और नवाब सिराजुद्दौला को इस बात की भनक तक नहीं लगी। 23 जून 1757 की सुबह नदिया जिले के किनारे भागीरथी नदी के तट पर सेनाएं इकट्ठी हुई। कर्नल क्लाइव और अन्य सेनापति अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इधर राय दुर्लभ, मीर जाफर, मीर मदान, सोहनलाल जैसे सेनापतियों के साथ नवाब सिराजुद्दौला
युद्ध के मैदान में पहुंचे, प्लासी के मैदान में पहुंचे। कुछ ही समय तक युद्ध चला, क्योंकि मीर जाफर जो कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब बनता है, उसके नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, प्रतिभाग नहीं किया, और प्लासी की लड़ाई में बहुत ही सुगमता पूर्वक अंग्रेजों को विजय हासिल हुई, कूटनीति पूर्वक इस युद्ध को जीता गया, सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठते हैं। आप जानते हैं मीर कासिम विद्रोह करते हैं और 1764 में आप पाएंगे कि पुनः अंग्रेजों की बंगाल के नवाब से झड़प होती है, और 1764 के बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेज पराजित करते हैं, और इस प्रकार बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ये रही बंगाल कन्क्वेस्ट की, बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य की एक संक्षिप्त कहानी। आप कक्षा में आइए, आपको बेहतरीन ढंग से इस विषय को मैं करवाऊंगा, ताकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय, इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ ही चीजें लिखी हुई है, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, जयपुर, बंगश पठान, भरतपुर का राज्य, इन राज्यों पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। आंग्ल सिख संबंधों पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। अंग्रेज मैसूर संबंधों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, हैदराबाद के निजाम के साथ संबंधों पर, ठीक है। इसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर, अंग्रेजों का भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे कि आंग्ल